नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। नई एकीकृत टर्मिनल भवन से हवाई यातायात, पर्यटन, रोजगार के साथ साथ क्षेत्र की इकोनॉमी को भी मिलेगी गति। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी दलों के बैठक पर बोला हमला। बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन बताया। कहा, भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं। राजधानी दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक, 38 सहयोगी दल होंगे शामिल। आगामी आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने की भी होगी तैयारी। बेंगलुरु में आज 24 विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश कुमार की गठबंधन बदलने की राजनीतिक शैली के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में उन्हें बताया गया द अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट। बैठक पर भाजपा ने भी कसा तंज। कहा, 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बनाई गई है टोली। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलाधिकारियों और 9 सचिवों को राष्ट्रपति ने दिए भूमि सम्मान 2023। कहा, भूमि विवादों पर लगाम लगाने के लिए और डिजिटल इंडिया की मजबूती के लिए भूमि अभिलेखों के डिजिटल पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। सहारा की सहकारी समितियों में डूबे निवेशकों के पैसे मिलेंगे वापस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, पोर्टल के जरिए 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को लौटाई जाएगी उनकी पूरी राशि। भारत की 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिका तयाना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई बातचीत। मुलाकात से पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु का भी करेंगे दौरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर पहली बार औपचारिक रूप से होगी चर्चा। ब्रिटेन की मेजबानी में हो रही है इस बैठक में वैश्विक शांति और सुरक्षा पर एआई के प्रभाव को लेकर होगा मंथन। और कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट की आज से होगी शुरुआत। भारत 33 सदस्यीय दल के साथ उतरेगा मैदान पर। पीवी सिंधु और के श्रीकांत के पास खिताबी सूखा समाप्त करने का होगा एक मौका। सबसे पहले बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने 710 करोड़ रुपए की लागत से बने पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल भवन का आज उद्घाटन किया। वर्चुअली पीएम ने समारोह में शिरकत की। इस मौके पर नागर विमानन मंत्री के साथ साथ उपराज्यपाल डीके जोशी भी उपस्थित थे। वीर सावरकर हवाई अड्डे का यह टर्मिनल 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। इसकी क्षमता 4,000 रोजाना से बढ़कर प्रतिदिन 11,000 यात्रियों की होगी। यहां 10 विमान खड़े करने की भी सहूलियत होगी। पीएम ने कहा कि बहुत लंबे समय से लोगों की यह मांग थी, जिसे हमने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दलों की राजनीतिक स्वार्थ की वजह से देश के कई क्षेत्र पीछे छूट गए। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे आइलैंड्स हैं, वहां की जनता
विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। बीते 9 वर्षों में हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका विकास का अर्थ व्यापक है, ये सर्वस्पर्शी है और समावेशी भी है। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में मौजूदा केंद्र सरकार ने अंडमान का बजट भी बढ़ाया है और दोगुनी रफ्तार से काम भी किया है। ये विकास द्वीप की इकोनॉमी को, उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये हमारी सरकार है जिसने पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में इंटरनेट सैटेलाइट के भरोसे ही था। हमारी सरकार ने समंदर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर इस परेशानी को दूर कर दिया है। और इस मौके पर पीएम ने विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि भारतीयों में सामर्थ्य की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन परिवारवादियों ने अन्याय किया है। उन्होंने विपक्षी एकता की कोशिशों पर भी करारा वार किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल सिर्फ 2 चीजों की ही गारंटी देती है, ये जातिवाद और भ्रष्टाचार ही बेचते हैं। ये सिर्फ चेहरों का ही खेल है। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बताया और कहा कि ये 20 लाख करोड़ रुपए घोटाले की गारंटी है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है?
पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये विपक्षियों के सम्मेलन की खास बात यह भी है कि वहां सिर्फ सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को सम्मान दिया जा रहा है। इनका मकसद है देश का विकास रोककर परिवारवाद को बढ़ावा देना। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बनाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बाढ़ घोटाले और शराब घोटाले पर एक दूसरे को बचा रहा है और देश की जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहा है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सब की बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है
तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है। बढ़ेंगे आगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। विपक्षी दलों के साथ ही सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज शाम राजधानी दिल्ली में एनडीए की एक बहुत ही अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 38 दल शामिल होंगे। इस बैठक में आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने पर भी मंथन होगा। इस बैठक में एनडीए में शामिल हुए कई नए सहयोगी दल भी मौजूद रहेंगे, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, एनसीपी का अजित पवार गुट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल सहित कई अन्य बड़े दल भी मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए को एक आदर्श गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एनडीए की पहुंच और दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में एनडीए सरकार ने सुशासन से काम किया है और उसे जनता का समर्थन हासिल है। नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए टोली बनाई गई है। और एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हो चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी का कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी एनडीए में शामिल होकर साथ में चुनाव लड़ेगी। मिलकर चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि लंबे समय से एनडीए के साथ बातचीत का दौर चल रहा था। हमारी कुछ प्रायोरिटीज थी जिन पर चर्चा हुई है और दोनों तरफ से सहमति बनी है। हमारा लक्ष्य 2024 और 2025 के विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए एनडीए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई। दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। बात विपक्षी पार्टियों की तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें 26 दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 2024 में पीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की बैठक में शामिल हो रही है, लेकिन पीएम की दौड़ में वो नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें आम चुनाव की रणनीति बनाने के लिए मंथन हुआ था। और इस सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक भले ही विपक्ष की बैठक को लेकर उत्साहित हों, लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए गए पोस्टर इस बात की तस्दीक करते हैं कि नीतीश कुमार के लिए राहें बहुत आसान नहीं हैं। इसमें नीतीश कुमार को अस्थिर, अनस्टेबल पीएम प्रत्याशी करार दिया गया है और इसके साथ ही बिहार के सुल्तानगंज में धराशायी हुई गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नीतीश कुमार को जहां अपने घटक दलों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, वहीं कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हो। हालांकि बाद में पुलिस ने इन पोस्टरों को हटा लिया।
तो नीतीश जी जाके क्या करेंगे भाई? उनके पास अब बचा क्या है? कौन वोट है उनके पास? बिहार की जनता तय कर चुकी है कि 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बाढ़ के दौरान बेंगलुरु जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासी बाढ़ से प्रभावित हैं और केजरीवाल पॉलिटिकल टूरिज्म पर बेंगलुरु गए हैं। साथियों, दिल्ली आज बाढ़ से त्रस्त है। हजारों लोग सड़क पर सोने को मजबूर हैं। आज जब दिल्ली को नेतृत्व की जरूरत थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म पर बेंगलोर पहुंच गए। आज जब बीमारियां वहां फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का दायित्व था कि वहां जाते और उनकी सेवा में लगते, लेकिन अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो खुद बेंगलोर पहुंच गए। दिल्ली को अब पार्ट टाइम सीएम नहीं चाहिए, दिल्ली को फुल टाइम सीएम चाहिए, जो दिल्ली वालों की सेवा कर सके, ना कि भ्रष्टाचार। और इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री के ही वक्तव्य से। उन्होंने जो आज पॉलिटिकल टोन सेट किया है अपने वक्तव्य के जरिए कि 24 के लिए 26 एक साथ आए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि ये महाकट्टरवादी एक सम्मेलन हो रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें भ्रष्टाचारी जुटे हुए हैं। कैसे देखा जाए पीएम के इस बयान को? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से विपक्षी दलों की जो एकता की कोशिश हो रही है, उस पर जनता को आगाह किया गया है कि देखिए, ये लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार को बढ़ाने वाले लोग हैं और भ्रष्टाचारी हैं। एक के भ्रष्टाचार को दूसरा छिपाने की कोशिश करता है। दिल्ली में जब शराब घोटाला होता है तो तमाम विपक्षी दल उस पर कुछ नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में जब हिंसा होती है तब विपक्षी दल उस पर कुछ नहीं बोलते। और यूपीए सरकार के दौरान जो 20 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें तमाम आरोप तमाम जो कई नेताओं पर लगे थे, वो एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। गरीब जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, देश के लिए कोई नीति नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत करारा हमला बोला है जब उन्होंने कहा कि चेहरे पर चेहरे लगा लेते हैं लोग, जो एक प्रसिद्ध गाना है हिंदी फिल्म का, और किस तरह से इनका चेहरा अलग है। और दरअसल ये तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो एक इसलिए हो रहे हैं जिससे कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाया जा सके, उसकी जांच से बचा जा सके, और अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। तो आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी दलों की जो राजनीति है, जो परिवारवादी राजनीति है, जो करप्शन करने की जो राजनीति है, तमाम राज्यों में जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं इन दलों पर, इन दलों की सरकारों पर, उसको बचाने के लिए एक होने की बात कही है विपक्षी दलों पर। तो ये एक तरह से देखें, बीजेपी की तरफ से एक एजेंडा स्पष्ट तौर पर सामने रखा गया जनता के सामने कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनकी अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया देख रही है, तमाम हम आर्थिक सूचकांक पर दुनिया के विकसित देशों से भी बेहतर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे दल इकट्ठा हो रहे हैं जो अपने परिवार की राजनीति बचाने या फिर अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार की जांच से बचने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नेता नहीं है, और आपस में अंतर विरोध है और एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाते हैं। तो ये आज एक तरह से देखें प्रधानमंत्री के बयान का मतलब समझा जाना चाहिए। एक और सवाल शैलेंद्र की, आज ही एनडीए की भी मीटिंग होने वाली है और 30 दल इसमें शामिल होने वाले हैं। आज शाम को मीटिंग है और दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हो रही है जिसका जिक्र पीएम ने भी किया। वहां भी 26 दल एक साथ आ रहे हैं जिसकी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस पर अपडेट देखिए, हम जानते हैं कि आज दूसरा दिन है। अगर आप विपक्षी दलों की बैठक की बात करें, कल शाम को जमावड़ा हुआ था और आज कहा जा रहा है कि मुख्य बैठक है। कल शरद पवार के नहीं आने पर तमाम सवाल उठे कि क्यों नहीं आ रहे हैं। सफाई आई कि आज जो मुख्य बैठक है आज वो शामिल होंगे। तमाम अंतर विरोध की खबरें आती रहीं। अध्यादेश को एक तरह से जो दिल्ली में अध्यादेश लाया गया था उस पर कांग्रेस के समर्थन को लेकर, उसके विरोध में समर्थन को लेकर हमने देखा आम आदमी पार्टी ने जो पटना में बैठक हुई थी उसमें ज्वाइंट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका बहिष्कार किया था। अंतिम समय तक उस पर नेगोशिएशन होता रहा, बाद में कांग्रेस साथ आई। तो
तो हम देख रहे हैं कि इनके आपस में भी काफी मतभेद है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस और वो क्षेत्रीय दल आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं या एक दूसरे की राजनीतिक जमीन उनके लिए खतरा मानते हैं। तो ऐसे में ये दल कब तक साथ रह पाएंगे, किस तरह से सीटों पर बंटवारा होगा, इस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एनडीए, उसमें आप देखें कल ये औपचारिक तौर पर कहा गया कि 38 दल साथ आ चुके हैं। उसका एक हम विस्तार देखते हैं। बिहार में हम देख रहे हैं कि तमाम वो छोटे दल जो पिछले कुछ समय पहले एनडीए का हिस्सा नहीं रहे थे, अब फिर से एनडीए में वापस आ गए हैं। रालोसपा हो, उपेंद्र कुशवाहा, हम, जितिन राम मांझी, चिराग पासवान की लोजपा या फिर लोजपा के दोनों धड़े अभी फिलहाल साथ हैं। और इस तरह से आप देखें उत्तर प्रदेश में सुभाषपा वापस आ गई है। आप तमिलनाडु में देखें एक बड़ा गठबंधन बीजेपी बना रही है। आप उत्तर पूर्व में देखें तमाम छोटे दलों को साथ लाई है। तो सामाजिक आधार को विस्तार देते हुए गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक नीति के साथ, एक विजन के साथ, और जो विकास हुआ है 9 साल में, उस भरोसे को सामने रखते हुए एनडीए आगे बढ़ रही है। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि ताजुब नहीं होगा कि 38 की संख्या 40 पहुंच जाए आज की जो बैठक है उसमें, जब फोटो ऑफ होगा उसमें। तो एनडीए किस तरह से अपने विजन को सामने रख रही है वो इस बैठक के जरिए दिखाई देगा। बिल्कुल, इसलिए भी कल जेपी नड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नेता है और ना ही नेतृत्व करने की वाली वो बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ताज़ा खबर की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। सहारा की सहकारी समितियों में जिन निवेशकों के रुपए डूबे हुए थे उन निवेशकों के रुपए लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद से ही पीएम मोदी के मार्गदर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक पहल की है। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल के तहत 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को पंजीकरण करने का अधिकार है, उनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। मित्रों, लगभग 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस पोर्टल में जो भी आवेदन ऑनलाइन पेश किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा, उसका सत्यापन, वेरिफिकेशन 30 दिनों के भीतर कर लिया जाएगा और इसके बाद 15 दिनों के भीतर एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से फैसले की जानकारी उनको दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे, जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। तो ये जो हमने आपको बताया कि एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। लाखों करोड़ों के तादाद में निवेशक हैं जो कि बीते कई वर्षों में सहारा में उनके जो सोसाइटीज़ हैं अलग अलग, उनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उन्होंने पैसे लगाए थे। अब सरकार ने यह फैसला किया है कि वो जो करोड़ों निवेशक हैं, लाखों निवेशक हैं, उनको वो सारे पैसे वापस दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद से जो निवेशक उन्हें बहुत ही खुशी का माहौल है। लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या तरीका है, वो क्या प्रोसेस है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल सके। हमने हेडर इसलिए दिया है कि सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा अब वापस उन्हें मिलेगा। आपको करना यह है कि www.cooperation.gov.in जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उस पर आपको लॉगिन करने की जरूरत होगी। आप इस वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे संबंधित जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं,
उनको आप उस वेबसाइट पे cooperation.in पे आप उसको अपलोड कीजिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी मोबाइल नंबर आप डालें वो आधार से आपका जुड़ा होना चाहिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट है जहां वो पैसे आएंगे वो भी आपका आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सब आपको पहले से क्लियर करके रखना होगा। ऑनलाइन आवेदन का जो सत्यापन है, जो वेरिफिकेशन है, जब आप इस अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, उसके 30 दिनों के भीतर गवर्नमेंट की तरफ से उसका सत्यापन कर लिया जाएगा कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं वो सही है या फिर नहीं है। सत्यापन के बाद जब सत्यापित हो जाएगा उसके 15 दिनों के भीतर आपको एक SMS के जरिए भी और साथ ही साथ आप इस पोर्टल पर जब जाएंगे उसके जरिए भी आपको जानकारी दे दी जाएगी कि हां आप सही निवेशक हैं और आपको पैसा वापस दिया जाएगा। अगर दावा सही पाया गया तो निवेश की जो राशि है वो सीधे जो आपने बैंक अकाउंट का नंबर डाला है उसमें वो सीधे वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। दावा अगर आप दावा करते हैं, जो क्लेम करते हैं, उस पर विचार सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें कि आप इसके जरिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, तभी आपका जो पैसा है, जो रिफंड है, वो आपके सीधे अकाउंट में जाएगा। हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त इसी खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ बने हुए हैं। नीरज, बहुत ही मुझे लगता है कि आज का दिन निवेशकों में एक खुशी का माहौल होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में निवेशक हैं जो कि सहारा में पैसा लगाए थे। अब उनके लिए एक राहत की खबर, इस पोर्टल के जरिए हमने जो स्टेप्स बताए उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपके पैसे वापस आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल राहत की खबर है। और आप देखें कि प्रथम अगर हम चरण की बात करें तो 5,000 करोड़ की जो रकम है वो दी जाएगी जो भी निवेशक हैं, और 1 करोड़ के करीब ऐसे निवेशक हैं, 1 करोड़ 7 लाख के करीब, जिनको ये रकम पहुंचाई जाएगी अगर ऑनलाइन पोर्टल पर ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। और इसके बाद 30 दिन के अंदर इनका डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा और 15 दिन के अंदर, यानी टोटल 45 दिन के अंदर जो पैसा है वो इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंच जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक समस्या है जिसको सुलझा दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब सहारा की ये 4 जो समितियां थीं, खासतौर से सहकारी समितियां जिनमें लोगों से पैसा लिया गया था, जिसमें सहारा क्रेडिट थी, इसके अलावा बात करें हमारा इंडिया, और इसके अलावा स्टार मल्टीपर्पज़, और इसके साथ ही सहारा यूनिवर्सल, ये 4 ऐसी कोऑपरेटिव थी जिसमें लोगों ने बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो लगाया। और जब इसमें अनियमितताओं की बात सामने आई तो आपने ये भी देखा होगा कि कई सारी एजेंसियों ने जो लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई भी की थी और जो संपत्तियां हैं वो जब्त की गई थी। अब ऐसी स्थिति में जब तमाम एजेंसियों ने संपत्तियों को जब्त कर लिया था तो उस स्थिति में जो निवेशक हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया था, क्योंकि तमाम एजेंसियां सिर्फ अपने अपने हितों को देख रही थी। लेकिन केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने इस पर ध्यान दिया, तमाम एजेंसियों को एक टेबल पर लेकर आए ताकि एक रास्ता निकाला जा सके। जो गरीब निवेशक है या ऐसे निवेशक जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई को इन समितियों में निवेश किया था, तो उन तक उनकी जो कमाई है वो ठीक तरीके से पहुंच सके। यही कारण है कि आज ये पोर्टल लॉन्च किया गया और आप इस पोर्टल पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपको कागज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पोर्टल पर जाना है, अपना लॉगिन करना है, अपनी जो भी आपने जिस भी कोऑपरेटिव में आपने पैसा लगाया है उसकी पूरी जो डिटेल और जानकारी है वो ऑनलाइन आपको देनी है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली 30 दिन के अंदर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा और अगले 15 दिन के अंदर जो रकम है वो आपके खातों में पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी थी जिसका हल मोदी सरकार ने निकाल लिया है। और आज से ही जो तमाम जो लोग हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे थे अपने पैसे का, वो आज से ही लॉग इन कर सकते हैं। बिल्कुल नीरज, आंकड़े ये भी हैं कि यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों के जो निवेशक है वो सबसे ज़्यादा तादाद में इन्होंने यहाँ निवेश किया था। तो मुझे लगता है कि उन तमाम राज्यों के जो निवेशक हैं उनमें भी खुशी का माहौल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत दोनों नेता कर रहे हैं। और भारत दौरे पर आए अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री को आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे।
जॉर्ज एनरिक तयाना 4 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। और इससे पहले अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्होंने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझसे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए। ये सम्मान भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिला कलेक्टरों और 9 सचिवों को दिया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भूमि सम्मान योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। इससे भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने की दिशा में हमें लोगों को भूमि का डिजिटल पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा भ्रष्टाचार पर लगाम और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय डेटा सरकार के पास होगा, जिससे भूमि के सही स्वामी की को ही रहते हैं। ऐसे में अगर पहले ही कोई सही व्यक्ति के नाम पर पंजीकरण होगा तो भूमि विवादों से बचा जा सकेगा। ऐसे होता है 5 लोग बैठ के जमीन को डिवाइड करते हैं 5 भाइयों में। इसके बाद फिर उसके बच्चे आ जाएंगे जाते हैं, फिर उनके नाम पे 5 लोग बैठ के जमीन डिवाइड करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। जब उनका थोड़ा बहुत शिक्षित हुए, पढ़े लिखे, उनको मालूम पड़ा कि ये जमीन खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन अभी इतने सारे रजिस्ट्रेशन की खर्चा, उनका कोर्ट फी के लिए जानकारी होने के बावजूद और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। कभी कभी जमीन विवादों में इतने सारे उलझ जाते हैं कि कभी कभी गांव में विवादों में घिरे रहने के कारण वाद विवाद गांव में ये लगे रहता है। मैं यहाँ 2 मंत्री ऑफिसर से उसका कैसे होगा, इसका व्यवस्था है कि नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के तीसरे सत्र की शुरुआत की। FMCBG की बैठक का यह दूसरा दिन है। आज तीसरे सत्र की शुरुआत के दौरान वित्त मंत्री ने साल 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह के नतीजों पर विचार आमंत्रित किए। इसके अलावा G20 देशों के प्रतिनिधियों ने G20 के कॉमन फ्रेमवर्क के तहत प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान जरूरतमंद देशों के लिए समय पर ऋण सुविधाएं और समाधान को मुहैया कराने पर भी चर्चा की गई।
आज गांधीनगर में तीसरी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक का दूसरा दिन है। वहीं इस मौके पर वित्त मंत्री और चीन के वित्त मंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के वित्त मंत्रियों ने G20 बैठक में वित्त एजेंडे से जुड़े तमाम आयामों पर चर्चा की। चर्चा के केंद्र में G20 प्रेसिडेंसी के तहत डिलीवरेबल्स शामिल थे, जिसमें MDBs यानी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को मजबूत करना, वैश्विक कर्ज से जुड़ी चुनौतियों से संबंधित मुद्दे शामिल थे। वहीं चीन के वित्त मंत्री लियो कुन ने G20 में भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए MDB सेटअप को मजबूत करने के लिए G20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह के काम की सराहना की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप के सह अध्यक्ष के रूप में चीन के प्रयासों को सराहा। दोनों देशों के वित्त मंत्रियों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं, मुद्रास्फीति, व्यापार की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की। दिल्ली IIT अब अबू धाबी में भी इंजीनियरिंग के महारथी तैयार करेगा। इस खुशखबरी से दिल्ली IIT आए हुए अबू धाबी के स्कूली बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। 10 दिनों के समर बूट कैंप में ड्रोन सेशन के दौरान हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने हालात का जायजा लिया। पहली बार हाथ में ड्रोन पकड़कर इन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये नायाब नमूना इन बच्चों के लिए किसी तिलिस्म से कम नहीं है। भारत में तैयार किया गया ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत की ऊंची उड़ान की विजय गाथा है, जिसका लाभ अब अमीरात के इन बच्चों को भी मिलेगा। It inspired me with many creative ideas and the ways we use technologies nowadays and how it will be used in the future. I feel really excited that I have been here and saw how life is here and how's the campus here, and I'm really excited to see the campus that's in the United Arab Emirates, and I'm really excited to apply there and study there. IIT Delhi teaches me a lot of stuff and how to do. Actually, the last lecture I think we had about bulletproof vests, and I learned about a lot of stuff I didn't know about vests. I was more interested in vests and bulletproof, about wars also. I'm trying to go into the army and learn more stuff about the army, and I learned about bulletproof vests and stuff like that. ड्रोन सेशन को मजेदार बनाने के लिए भारतीय कंपनी बॉट लैब्स ने खास तैयारी की है। आसमान में नई संसद की तस्वीर हो या मोहब्बत की निशानी ताजमहल। We flew 250 drones today, incorporating elements from India and UAE, namely the flag, the handshake, and different elements from the culture from India and UAE. Something that we found common between the two countries. 10 दिन तक चले इस कैंप में संयुक्त अरब अमीरात से आए इन 10 बच्चों ने IIT दिल्ली के महारथियों से क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर खास जानकारियां ली। पहले मैंने मतलब जब ये बच्चे आ रहे थे तो इतना हम भी थोड़ा डरे हुए थे किस तरह से हम हैंडल करेंगे, बट आई थिंक सारे बच्चों ने आकर अबू धाबी से हमने बहुत अच्छा वेलकम दिया विद फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, एंड हम ऑलमोस्ट लाइक फैमिली की तरह इधर काइंड ऑफ रहे। सो डे एंड नाइट वी हैव स्पेंट विद देम। हमने इनके साथ टाइम बिताया, ताजमहल लेके गए, पार्लियामेंट बिल्डिंग लेके गए और डिफरेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस इनको दिलाया। हम लोग इनके साथ खाना भी खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, सेशन में एक साथ रहते हैं। सो काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई है एंड वो लोग हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। पीएम मोदी की हाल की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा ने दोनों देशों की मजबूत दोस्ती पर मोहर लगाते हुए अबू धाबी को IIT दिल्ली कैंपस का उपहार दिया है, जो संयुक्त अरब अमीरात की भावी पीढ़ी के हौसलों को परवाज देगा। 15 साल का ईसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट बनना चाहता है। 10 दिन का जो मौका मिला इसे और इन बच्चों को या IIT दिल्ली कैंपस में, उसका ये भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं और ये सब चाहते हैं कि IIT दिल्ली का जो कैंपस अबू धाबी में खुल रहा है उसमें ये सब एडमिशन लें। ये राजदूत बन के आए थे अपने देश के और अब ये राजदूत बन के जा रहे हैं भारत के। कैमरामैन RK और मुकेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़ दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। मोदी सरने मामले में दोषी राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रधान न्यायाधीश की पीठ के सामने मामले को उठाकर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा।
जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की यात्रा पर कश्मीर के बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। दक्षिण कश्मीर के हिमालय में 3,888 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा की 62 दिनों की वार्षिक यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से तीर्थयात्री आधार शिविरों में उमड़ रहे हैं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए एक नया मोबाइल आधारित ऐप विकसित किया है। इस ऐप पर यात्रा से संबंधित जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। और अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में पर्यटन स्थलों के विकास पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए मिशन मोड में काम हो रहा है ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। सफाई प्रक्रिया के लिए विशेष सफाई मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डल झील और इसके आसपास के इलाकों को भी खूबसूरत बनाया गया है। डल झील की सफाई अभियान को लेकर इससे जुड़े कार्यकारी अभियंता खुर्शीद मीर से डीडी न्यूज की हमारी सहयोगी रमा त्यागी ने बातचीत की। डल की सफाई का काम लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इससे संबंधित हैं खुर्शीद मीर जी वो जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। ये जो डल की सफाई हो रही है कितना ये एरिया है और क्या कुछ काम अभी तक यहाँ पर हुआ है वो हमें बताएं। टोटल एरिया है वो 25 स्क्वायर किलोमीटर्स है। उसमें आउट ऑफ 25 स्क्वायर किलोमीटर्स में 5 स्क्वायर किलोमीटर जो हैं वो लैंड मास हैं। उन लैंड मास को वो डिफरेंट स्कैटर्ड लैंड मासेस हैं, उनको हम बोलते हैं हैमलेट्स। तो बाकी जो 20 स्क्वायर किलोमीटर है वो वाटर एक्सपेंस है। तो उसके लिए हमने बहुत सारी मशीनें लगाई हैं। फ्रॉम द लास्ट 2 years नाउ द डल लेक इज लुकिंग वेरी मच क्लीन। पहले यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल क्या था और अब कितना आप उसको कम कर पाए हैं? 20 स्क्वायर किलोमीटर में से तकरीबन 20% सिर्फ था वाटर एक्सपेंस, बाकी कवर्ड था विद लिली वीड एंड अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स जिनको बोलते हैं। उनके सफाई के लिए हमने बहुत सारी मशीनें लगाई हैं। कुछ एरिया कंट्रैक्टर को आउटसोर्स भी किया है, जो कंट्रैक्टर ने साफ किया है, जिनका डिवीडिंग कंट्रैक्टर्स के द्वारा किया गया है। ये जो सारा अनडिजायरेबल प्लांट्स यहाँ पे आप बता रहे थे, इससे डल की सेहत को कितना नुकसान हो? इमेजिन करिए कि जब ये पूरा डल लेक कवर था वीड से, तो जो इतने थाउजेंड्स ऑफ शिकारा हैं उनका रोजगार छीना जाता था, क्योंकि वो नहीं कर पाते थे। टूरिस्टों को इनसाइड डल लेक नहीं ले जाते थे और अपने जो हैमलेट्स हैं उनको बहुत ही मुश्किल हो जाता था टू क्रॉस द डल लेक एंड गो टू देयर हाउसेज। नंबर 2, इससे जो भी ये निकलता है ये वीड वगैरह, इसको मैनवर भी बन सकता है और इसका ब्यूटिफिकेशन वापस आ गया है जब से ये वीड निकाला गया है इसमें। पहले ये टूरिस्ट नहीं ला सकते थे इनसाइड द डल, अब ये वेरी डीप जा सकते हैं। न केवल डल का ये नज़ारा और खूबसूरत हुआ है, बल्कि जो यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग हैं, डल के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा जो शिकारे वाले हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब वो टूरिस्ट को अंदर तक ले जा सकते हैं। तो सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर जो लोगों का रोजगार है, जो आजीविका है, वो भी बढ़ी है। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और वहीं जम्मू कश्मीर पहुंचे सैलानियों ने भी साफ और सुंदर डल झील का नजारा देखने के बाद खुशी जताई। पर्यटकों का कहना था कि ये पहले से अब ज्यादा साफ नजर आ रही है और इसकी सुंदरता में काफी इजाफा हुआ है। पहले डल झील थोड़ा गंदा हुआ करती थी, पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है, साफ सफाई हुई है। मैं जैसे आया हूँ, मैंने देखा साफ सफाई है, तो हाउस बोट में रुकने का पुनः मन हुआ है। डल पहले से खूबसूरत नजर आ रहा है। हाउस बोट में हमने स्टे किया है, तो हाउस बोट और जो ये शिकारा राइड्स है वो भी बहुत बड़ी प्यारी लगी। आराम से आप देख सकते हैं और बहुत यहाँ क्लियरिटी है, क्लीन बहुत है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा ऐसे लग रहा है जन्नत वाली फीलिंग आ रही है। मतलब स्पेशली डल लेक में तो बहुत अच्छा, बहुत
बढ़िया एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं हम। हाउस बोट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और वहीं शिकारा चलाने वालों लोगों का कहना है कि डल झील की सफाई से इसकी सुंदरता सैलानियों को ज्यादा आकर्षित कर रही है। पर्यटकों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे शिकारा चलाने वालों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। जब सफाई हो जाएगा हमारा टूरिस्ट बहुत आएगा यहाँ। टूरिस्ट बहुत अफर करता पानी को, बहुत अच्छा है यहाँ बहुत हमारा धंधा भी चलेगा। जब टूरिस्ट यहाँ आएगा हमारा काम भी चलेगा। जब डल लेक भी सफाई जब हो जाएगा। पहले इतना डल गंदा था कि हम बता नहीं सकते थे और यहाँ से वहाँ जाने के लिए बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था। टूरिस्ट जब देखते हैं डल साफ पानी देखते हैं, उसी में स्विम भी करते हैं, मतलब टहलते वहलते हैं। हमको ही फायदा नहीं, वो टूरिस्ट को भी फायदा है। जो भी आएगा वो टूरिस्ट आएगा जब साफ होगा, जब मेंटेन होगा कोई चीज तभी चलेगा। जब मेंटेन नहीं होगा तो क्या चलेगा। जितने सफाई होती है उतना फायदा तो मिलेगा ही। यहाँ सफाई हो रही है, सबसे पहले टूरिस्ट खुश होते हैं। टूरिस्ट खुश होते हैं, लोकल लोग खुश होते हैं, आप लोग खुश हो जाएगा जब सफाई हो रही है। रोजगार बढ़ता ही है। रोजगार तो भाई इस साल भी काम बहुत अच्छी है, टूरिस्ट देखते हैं। बढ़ेंगे और बात करेंगे अर्थ जगत की। ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन ने भारत के पिछले एक दशक के आर्थिक हालात को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। बर्नस्टीन के इस रिपोर्ट में मोदी सरकार द्वारा पिछले लगभग एक दशक में किए गए आर्थिक सुधारों को भारत की तरक्की के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। इस रिपोर्ट में जीएसटी और डिजिटलीकरण जैसे बड़े सुधारों को देश के आर्थिक विकास का श्रेय दिया गया है। आइए देखते हैं और क्या कुछ है इस रिपोर्ट की खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक तरक्की का एक नया अध्याय रच रहा है। ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस बात की एक बार फिर पुष्टि की है। बर्नस्टीन ने पीएम मोदी के नेतृत्व का दशक एक लंबी छलांग नाम से ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों को भारत की तरक्की का सूत्रधार बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जबरदस्त खर्च से भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में हुई प्रगति के लिए डिजिटलीकरण और बेहतर नीतिगत माहौल ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा इस दौरान अर्थव्यवस्था को संगठित कर विनिर्माण के लिए निवेश को आकर्षित करने की दिशा में भी काफी काम हुआ है। साथ ही इस रिपोर्ट में सरकार की तरफ से महंगाई पर लगाम लगाने और वित्तीय समावेशन की दिशा में काम करने की भी बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं सुधारों के चलते भारत 2014 के 10वें स्थान से उछलकर आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाग्य रातों रात चमकता है, कुछ के लिए यह किस्मत से होता है और ज्यादातर के लिए वर्षों के प्रयास से। भारत कुछ इसी तरह की कहानी है। बर्नस्टीन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार को विरासत में एक कमजोर अर्थव्यवस्था मिली थी और कई संस्थान भी संकट में थे, लेकिन सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में बेहतरीन काम करते हुए इन सब मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार और तकनीक के जरिए कुशल कार्य प्रणाली की मदद से भारत अपनी विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जल्द ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अमृतकाल के दौरान एक विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल इस नाम से 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैक के लिए 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाली चने दाल की बिक्री की शुरुआत की है। भारत दाल की बिक्री दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी नेफेड के खुदरा दुकानों के माध्यम से शुरू की गई है। यह पहल केंद्र सरकार द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले चना स्टॉक को परिवर्तित करने के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। सरकार की इस पहल से अब लोगों को पौष्टिक दाल सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकेगी। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कहा है कि ये रिपोर्ट समूह की छवि खराब करने की कोशिश थी। अडानी समूह के एजीएम के दौरान गौतम अदानी ने कहा कि रिपोर्ट अपने फायदे को ध्यान में रखकर और गलत सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई थी। और बीते दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैंकॉक में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की रीट्रीट बैठक में शामिल हुए।
बुलेटिन के आखिर में हम आपको छोड़े जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है बिम्स्टेक समूह और क्या है इसके मकसद और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बिम्स्टेक समूह। आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। बीते दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैंकॉक में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट बैठक में शामिल हुए। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की इस रिट्रीट बैठक में खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई और इन्हें साझा चिंता का विषय बताया गया। साथ ही इस बैठक में विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने को साझा उद्देश्य बताया गया। बता दें कि इस तरह की रिट्रीट बैठक बिम्स्टेक समूह को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है बिम्स्टेक समूह। बिम्स्टेक समूह, जिसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती देशों को एक मंच पर लाता है। बिम्स्टेक समूह में कुल 7 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 दक्षिण एशिया से और 2 दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। 7 सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। बता दें कि ये समूह साल 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। अगर बात करें बिम्स्टेक समूह के उद्देश्यों की, तो इस समूह का उद्देश्य सदस्य देशों में आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना है और सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है। अगर बात करें भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बिम्स्टेक समूह, तो भारत की हमेशा से पड़ोसी प्रथम की नीति रही है। साथ ही साथ भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास हेतु भी बिम्स्टेक समूह भारत के लिए काफी मायने रखता है। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का महत्व कम होने के कारण बिम्स्टेक समूह भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान कर रहा है। और अगर बात करें बिम्स्टेक समूह की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की, तो भारत और म्यांमार को जोड़ने के लिए कालादान मल्टी मॉडल परियोजना चलाई जा रही है। वहीं भारत, म्यांमार, थाईलैंड को जोड़ने के लिए एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक आज बिम्स्टेक समूह के सदस्य देशों को क्षेत्रीय तालमेल बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है, ताकि ये समूह मजबूत और अधिक गतिशील बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।